जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है ओपन स्टडी गुरुकुल परिवार में एक बार फिर से। दोस्तों, सुबह के बज रहे हैं 10। आज फिर से एक और वोकैब सेशन आपके सामने है। ओपन स्टडी गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर वोकैबलरी की स्पेशल सीरीज चल रही है। 75 डेज की प्रैक्टिस की शाम को डेली चलती है। अलग से लाइव क्लास वो प्रैक्टिस सीरीज होती है, ठीक है, जिसमें सेक्शनल क्वेश्चंस होते हैं। इसमें सिर्फ वोकैब के होते हैं। अभी ये लर्निंग क्लासेस हैं और एमसीक्यूज वाली शाम वाली क्लास में आगे आके हम प्रैक्टिस कराएंगे। क्लास नंबर 60 के पार जब चले जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि ये कितनी बेहतरीन सीरीज है 75 डेज। अगर ये दोनों सीरीज कोई पढ़ के चला जाता है और उसके बेसिक्स पहले से क्लियर हैं भाई, उसका सिलेबस 100% यहाँ से पूरा का पूरा रिवाइज और कवर हो सकता है अच्छे से प्रैक्टिस के साथ, ठीक है ना। तो आज हमारी 9th क्लास है ईडियम्स एंड फ्रेजेस की। उम्मीद है कि सबको पसंद आती हैं क्लासेस। सभी लोग सेशन को शेयर कर दिया करिए और अपनी क्लास अटेंड करने से पहले ही लाइक बटन दबा दिया करो, जिससे आपका जो है क्लास अटेंडेंस लग जाए। और ये टेलीग्राम चैनल से जहां आपको पीडीएफ मिल जाती है। बस कमेंट करके जरूर बताया करो क्लास के बारे में, ठीक है। फीडबैक बहुत मैटर करता है आपका। तो आज की क्लास का सबसे पहला ईडियम आपके सामने है, अ पेनेलोप्स वेब। पेनेलोप्स वेब क्या होता है? एक ऐसा जाल जिससे कोई निकल नहीं सकता, या यूं कहे कि वो ऐसा जाल जो कभी समाप्त नहीं होता। आप जितना उसमें घुसते जाओगे वो लंबा होता जाएगा। उस वेब को हम कहते हैं पेनेलोप्स वेब, यानी कि ऐसी कोई चीज जो कभी समाप्त ही ना हो, चलती रहे अनंत काल तक, एंडलेस, जिसका कोई अंत नहीं है ना। हाँ, तो अ पेनेलोप्स वेब्स इसका मतलब होता है ऐसी कोई चीज जो एंडलेस है, जिसकी कभी समाप्ति नहीं होगी। एक होता है अ सैक्रेड काउ। अगर कोई धार्मिक गाय है तो हमारे भारत देश में हिंदू धर्म के लोग गाय को माता मानते हैं, एक देवी मानते हैं। तो उनके बारे में वो कुछ भी गलत नहीं सुनते हैं, ना तो उनको काटा जाएगा, है ना, एज एन एनिमल, या फिर किसी भी तरह की वो निंदा बर्दाश्त नहीं करते हैं, जिसकी निंदा वर्जित हो। तो सैक्रेड काउ का मतलब यही तो हो गया, धार्मिक गाय मतलब जिसकी निंदा नहीं होनी चाहिए, ये पूज्यनीय है। कोई ऐसी चीज जो पूज्यनीय है, वन हु कैन नेवर बी क्रिटिसाइज्ड, दैट इज कॉल्ड अ सैक्रेड काउ। वेरी सिंपल और आसान, अच्छा सा है। एस्केप गोट। एस्केप गोट होती है बलि का बकरा। एस्केप गोट तो हमने कई बारी पढ़ाई होगा, देखा होगा, बलि का बकरा बन जाना, ठीक है। यानी कि किसी और का फायदा हो रहा है, नुकसान मेरा हो रहा है, मुझे चपेट में ले लिया गया है जिससे वो बच जाए। किसी दूसरे को बचाने के लिए किसी दूसरे को दंडित कर दिया गया है, उसको बलि का बकरा कहते हैं। हिंदी में लिख लेना, यहाँ पे हिंदी में एक चीज जरूर लिख लेना, किसी और के कर्मों की सजा किसी दूसरे को मिल जाती है, इसको कहते हैं बलि का बकरा। अरे यार बताओ, देख रहे हो मेरे से बलि नहीं लिखा जा रहा। बलि का बकरा इसको कहते हैं, मतलब किसी और के कर्मों की सजा किसी दूसरे व्यक्ति को मिल जाती है, वो भी निर्दोष इंसान को। अ सिटिंग डक। सिटिंग डक, बैठी हुई डक का क्या मतलब है भाई? सिटिंग डक का मतलब होता है आसान शिकार। जैसे कि एक ऐसा पक्षी है जो उड़ रहा है और उसका शिकार करोगे तो आपको कठिनाई होगी, लेकिन अगर कोई पक्षी जमीन पे बैठा हुआ है और पीछे से आप उसको दबोच लेते हो तो उस शिकार को करने में आसानी होती है। तो आसान शिकार को हम कहते हैं एन ईजी प्रे, इसको कहा जाता है सिटिंग डक। कोई पक्षी है, बैठा हुआ है, अंधा है, सो रहा है, आप उसको दबोच लो, ठीक है। अ स्नेक इन द ग्रास, बहुत सिंपल सी चीज है भाई। घास में दबा हुआ सांप जिस पे आप चल रहे हो भाई, कहीं वो काट ना ले। एक ऐसा दुश्मन जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है, लेकिन वो कभी भी आपको काट सकता है, मार सकता है, ठीक है ना। छिपा हुआ दुश्मन, एक आड़ में छिपा हुआ दुश्मन जो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है वो आपको दुश्मन दोस्त लग रहा हो, लेकिन वो निकले बाद में दुश्मन। अ हिडन एनिमी, ठीक है। मोबाइल फोन इस टाइम पे हमारा हिडन एनिमी है, वो हमें काट रहा है, खा रहा है, हमें पता भी नहीं चल रहा। कई अदर वेज में ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। अ स्टॉकिंग हॉर्स का क्या मतलब है?
स्टॉकिंग हॉर्स का क्या मतलब है भाई, समझ लेते हैं। स्टॉकिंग हॉर्स होता है समथिंग दैट इज यूज्ड टू हाइड समवन्स रियल पर्पस, जो किसी वास्तविक उद्देश्य को छुपाने के लिए प्रयुक्त हो। मैंने कहा सुनो, इस काम को मेरे पे छोड़ दो, इस चीज का किसी को भी आइडिया या भनक भी नहीं लगेगी, ये मेरी गारंटी। आई एम अ स्टॉकिंग हॉर्स, जो किसी वास्तविक उद्देश्य को छिपाने के लिए प्रयुक्त हो। आप वास्तविक उद्देश्य को छुपा दोगे, जो झूठा उद्देश्य है वो सामने आ जाएगा, उसको स्टॉकिंग हॉर्स कहते हैं। स्टॉकिंग हॉर्स। एक होता है वाइट एलिफेंट। जनरली आपने देखा होगा जो एलिफेंट का कलर होता है वो कुछ इस तरह का होता है, यानी कि हल्का सा, है ना, हाँ, डार्क जैसा कलर होता है, तो मेहंदी कलर जैसा। लेकिन अगर वाइट एलिफेंट आपने बहुत देख भी लिया तो एक तो बहुत रेयरली मिलता है, महंगा बहुत मिलेगा अगर आप खरीदने जाओगे तो, और महंगी चीज उसका कोई, एक तो उसका कोई यूज तो है नहीं, ऊपर से उसका खर्चा बहुत है, उसको मेंटेन करना। बड़ी गाड़ी ले लेते हैं ऑडी वॉडी, भाई उसका खर्चा मेंटेनेंस बहुत होता है। तो महंगा है लेकिन बेकार वस्तु है, उसको आप ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते, आप उसको कुछ भी ज़्यादा, उसको कोई काम का तो है नहीं, है ना, पैसा और चला जाएगा। एन एक्सपेंसिव बट यूजलेस पोजेशन, एक बहुत ही महंगा और यूजलेस पोजेशन है, ठीक है, उसको हम कहते हैं वाइट एलिफेंट। अ वाइल्ड गूस चेज, किसी भी ऐसी चीज का पीछा करना जो व्यर्थ है, ठीक है, बेकार में हम किसी भी चीज के पीछे भाग रहे हैं, मिलना जाना तो कुछ है नहीं है। एन यूजलेस एफर्ट, एक ऐसा एफर्ट हम डाल रहे हैं जिसका कोई आउटपुट नहीं आने वाला है, ठीक है, हाँ जी, समझ गए, बहुत बढ़िया। तो बेकार के प्रयास जो होते हैं ना उनको कहा जाता है वाइल्ड गूस चेस, किसी भी ऐसी चीज के पीछे भागना जो व्यर्थ है। अ वॉफ इन सीप्स क्लोथिंग, भाई भेड़ है, भेड़ दिख रही है लेकिन एक्चुअली वो भेड़िया है। भेड़िया भेड़ के रूप में अगर आपके घर में है, इसका मतलब है वो कभी भी आपको खा सकता है। भेड़िया खतरनाक होता है और भेड़ सीधी सादी होती है। तो भेड़ के रूप में भेड़िया, खतरनाक व्यक्ति जो कि स्नेहशील होने का ढोंग कर रहा है। एक ऐसा व्यक्ति जो खतरनाक है, वो आपको परेशान कर सकता है, नुकसान पहुंचा सकता है, लेकिन वो ऐसा प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो आपके लिए बहुत अच्छा है, प्रोडक्टिव है, लाभकारी है। अ डेंजरस पर्सन हु लुक्स अनहार्मफुल और प्रिटेंड्स टू बी फ्रेंडली, समझ गए, हाँ। एज अ क्रो फ्लाइज, एज अ क्रो फ्लाइज, समझना मेरी बात को, एज अ क्रो फ्लाइज, इसका मतलब होता है सीधा। एज अ क्रो फ्लाइज मतलब जैसे कोई पक्षी उड़ रहा है तो अपनी एक सीध में उड़ रहा है, आप ये कह सकते हैं पूरी तरह से कंप्लीटली स्ट्रेट, एकदम सीधा, स्ट्रेट, ठीक है, हाँ जी, तो इसको कहते हैं सीधा, एज अ क्रो फ्लाइज। आगे चलते हैं। बैक द रॉन्ग हॉर्स, बैक मतलब बैठना, गलत घोड़े पे बैठने का क्या मतलब है, किसी गलत या कमजोर व्यक्ति को समर्थन देना। आप जैसे मान लो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो हैं अभी ट्रेंडिंग में हैं, और ऐसा कोई अभी ऐसा राष्ट्र नेता नहीं है जो प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठने लायक हो अभी एट प्रेजेंट, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर आप किसी, जैसे मान लो अखिलेश यादव या किस, मतलब मैं कोई फेवर नहीं कर रहा किसी चीज़ का, बट कोई भी एक ऐसा अननोन सा, एक छोटा सा कोई नेता हो, अगर आप उसको चूज़ करते हैं तो वो आपके लोकेलिटी के लिए तो ठीक है, चुनना भी चाहिए, सांसद है भाई, तो वो आपके काम आएगा। बट फिर भी एक देखा जाए तो हमें पता है ये हारने वाला है, फिर भी हम उसी को चूज़ कर रहे हैं। तो गलत इंसान को सपोर्ट करना, या तो वो गलत है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी, या फिर वो कमज़ोर है इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं फिर भी कर रहे हैं, तो उस सपोर्ट को हम कहते हैं बैक द रॉन्ग हॉर्स। आप गलत जगह पर हो, आप गलत व्यक्ति को समर्थन दे रहे हो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मोदी जी को समर्थन करो या कुछ भी, आप किसी को भी करो, मैं बता रहा हूँ फॉर एग्जाम्पल एक लेना होता है ना ऐसे करके। बैड एग का क्या मतलब होता है भाई, ये होता है अविश्वसनीय व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जिस पे आप भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसने आज तक कभी किसी काम को अच्छे से किया ही नहीं है, हमेशा धोखा देते आया है। अ डिसऑनेस्ट और इल बिहेव्ड पर्सन, अनरिलायबल पर्सन,
जिस पे हम भरोसा नहीं कर सकते। ठीक है। बी इन वंस बॉनेट, बी इन वंस बॉनेट का क्या मतलब होता है? किसी चीज की धुन सवार होना। आप किसी एक चीज को सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, सोचे जा रहे हो, ठीक है, इसको कहते हैं क्या चीज? इसको हम कहते हैं बी इन वंस बॉनेट। आपके दिमाग में एक चीज भनभना रही है, बार बार वही चीज चल रही है, वही चीज चल रही है। इसके दिमाग में पैसा, घर, बंगला, ये सब कारोबार, ये सब यही चल रहा है। तो किसी भी एक चीज की धुन सवार होना, टू बी ऑब्सेस्ड अबाउट समथिंग, किसी भी एक चीज के प्रति ऑब्सेस्ड हो जाना, ठीक है, ये होता है बी इन वंस माइंड या वंस बॉनेट। एक और होता है बेल द कैट। मैंने कहा एक जंगली बिल्ली है, बहुत तेज भागती है, आपको उसके गले में घंटी बांधनी है, तो भाई ये तो पूरी तरह से कैसा काम हो जाएगा? बेल द कैट का मतलब होता है बिल्ली के गले में घंटी बांधना, मतलब एक जोखिम से भरा हुआ काम करना। ठीक है। व्यक्तिगत जोखिम में पहला कदम उठाना। आपको पता है इसमें जोखिम हो सकता है, खतरा हो सकता है, और उसमें आपने एक स्टेप ले लिया है, तो जोखिम भरा काम करना। ठीक है। टू टेक फर्स्ट स्टेप पर्सनल रिस्क एट पर्सनल रिस्क। पर्सनल रिस्क में पहला कदम जो उठाते हैं ना, उसको कहते हैं बेल द कैट। ठीक है। एक होता है बर्ड ऑफ पासेस, ये मैंने कल भी कराया था इससे पिछली क्लास में, कि ऐसी कोई चीज, ऐसा कोई व्यक्ति, ऐसा कोई एनिमल जो कभी कभार आता है किसी भी चीज में। ठीक है। चाहे वो त्योहार हो, कोई व्यक्ति हो। आपने देखा होगा कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो क्लास में बहुत कम आते हैं, कभी कभार आते हैं, यदा कदा आने वाला, बर्ड ऑफ पासेस। ठीक है। वन हु कम्स ओकेशनली, वन हु कम्स ओकेशनली, जो कभी कभार आता है। ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट, अपने ही गुणगान करते रहना, मैं ये, मैं वो, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया। इसको हम कहते हैं क्या चीज? ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। अपने बारे में बातें करते रहना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। टू प्रेज वन सेल्फ, अपने बारे में खुद की तारीफ खुद ही किया जा रहा है, इसको ब्लो वंस ओवन ट्रम्पेट। एक होता है वुकवाम, वुकवाम, वुकवाम। ठीक है। वुकवाम होता है एक ऐसा व्यक्ति जो किताबी कीड़ा होता है, जिसको किताब है पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है, वो किताबों में ही लगा रहता है, पढ़ाकू व्यक्ति, इसको किताबी कीड़ा कहते हैं। अ पर्सन इन द हैबिट ऑफ रीडिंग बुक्स एंड स्टडिंग, किताबों को पढ़ना उसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, इसीलिए इसको किताबी कीड़ा या वुकवाम कहा जाता है। एक और इडियम होता है कैरी ऑल एग्स इन वन बास्केट। मान लीजिए आपके पास 1,00,000 रुपया है और आप उस 1,00,000 रुपए को अच्छे से यूज करना चाहते हैं, तो आप अगर, और आपको रिस्क भी लग रहा है कि यार इसमें तो रिस्क है, मेरे पास 1,00,000 रुपया, आपने पूरे के पूरे 1,00,000 रुपया उसमें डाल दिए, तो इसका मतलब है अगर वो डूबे तो सारे के सारे पैसे एक साथ डूब जाएंगे, और अगर आप उनको थोड़ा थोड़ा करके डालोगे तो कम से कम बैकअप आपके पास बना रहेगा, है कि नहीं? तो ऑल, कैरी ऑल एग्स इन वन बास्केट का मतलब होता है सारे के सारे रिसोर्सेज को एक साथ इस्तेमाल कर देना, सब कुछ खतरे में डालना। पुट एवरीथिंग एट रिस्क, हर चीज को एक साथ खतरे में डाल देना। ठीक है। ये होता है सब कुछ खतरे में डाल देना, पुट एवरीथिंग एट रिस्क। एक होता है कैटनैप, या फिर आप कह सकते हैं 40 विंग्स। दोनों ईडियम होते हैं, ध्यान से सुनना, दो ईडियम होते हैं। एक तो 40 विंग्स अलग होता है, ठीक है, एक होता है कैटनैप। कैटनैप का मतलब भी वही होता है और 40 विंग्स का मतलब भी। अगर आप काम के दौरान या काम करते करते थोड़ी देर के लिए सो जाते हैं, हल्का सा थोड़ी देर के लिए अगर आप सो जाते हैं ना, हाँ जी, तो उसको हम कहते हैं कैटनैप या 40 विंग्स। ठीक है। जैसे ये बच्चा सो गया है, ऐसे थोड़ा सा झपकी लेना, हल्की सी झपकी लेना, ब्रीफ स्लीप। कैट्स पाव, कैट्स पाव, निजी स्वार्थ की पूर्ति में जिस व्यक्ति का प्रयोग किया जाता है, जैसे मैंने कहा सुनो, मेरा कोई काम है और मुझे कोई काम निकलवाना है और मैंने किसी व्यक्ति को बड़े प्यार से उसमें
कन्विंस कर लिया, तो उस व्यक्ति को मैंने उसमें यूज कर लिया अपने स्वार्थ के लिए, तो इसको बोलते हैं कैट्स पाव। अ पर्सन यूज्ड बाय अनदर एज अ टूल, किसी दूसरे व्यक्ति को यूज कर लिया है एज अ टूल, उसको हम लोग कहते हैं कैट्स पाव। ठीक है, हाँ जी। एक होता है कैट्स विस्कर्स। कैट्स विस्कर्स का मतलब समझते, ये होता है अत्यधिक प्रभावशाली। अगर कोई ऐसी चीज है जो इफेक्टिव है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव कोई चीज है अगर, है कि नहीं, तो उसको हम कहते हैं अत्यधिक प्रभावशाली। ये जो व्यक्ति है सब लोग इसकी प्रशंसा कर रहे हैं, सब लोग इसकी तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि टू बी वेरी हाईली इंप्रेसिव, टू बी हाईली इंप्रेसिव। अगर कोई काम है, कोई व्यक्ति है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है, हाईली इंप्रेसिव, यू कैन से कैट्स विस्कर्स। ठीक है। एक होता है कॉक अ स्नूक। कॉक अ स्नूक का क्या मतलब होता है? ये होता है सार्वजनिक रूप से तिरस्कार दर्शाना, यानी कि जब हम किसी भी व्यक्ति का सब लोगों के साथ एक साथ तिरस्कार करते हैं किसी चीज का, जैसे यहां लिखा हुआ है टू शो लैक ऑफ रिस्पेक्ट ओपनली, हम किसी भी चीज के प्रति सीधे सीधे तौर पर उसकी क्या कर देते हैं, अवहेलना कर देते हैं, है ना, उसका अपमान कर देते हैं बिना कुछ सोचे समझे, तो इसको हम कहते हैं कॉक अ स्नूक। कॉक अ स्नूक का मतलब किसी चीज या किसी व्यक्ति की ओपनली क्रिटिसाइज करना, और वो भी सब लोग मिलके, ये सब लोग मिलके किसी का मजाक उड़ा रहे हैं ना। एक होता है कॉक ऑफ द वॉक। कॉक ऑफ द वॉक का क्या मतलब होता है भैया? ये होता है जो समूह या स्थिति पर भारी हो, किसी भी सिचुएशन पर अगर कोई भारी पर कोई चीज पड़ जाए। देखना यार, ये इसका मैं साइज थोड़ा सा चेंज करूंगा, हर क्वेश्चन में इसमें थोड़ी सी वो आ जाती है। ठीक है, इसका बोर्ड का साइज कुछ और है और पीपीटी का डेस्कटॉप का कुछ और है, तो इसकी वजह से ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, आई विल ट्राई माई बेस्ट नेक्स्ट टाइम। देखो यहाँ पे ये व्यक्ति है, कोई भी थर्ड पर्सन मान लीजिए, इसने इतना लोड डाल दिया कि इस व्यक्ति पे ये चल नहीं रहा है। मतलब वन हु डोमिनेट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो डोमिनेट करता है एक ग्रुप को या एक स्थिति को। जैसे मान लो हमारा एक ग्रुप है और हमारा एक बॉस है, तो हम पूरे ग्रुप को, एक बॉस हमारा डोमिनेट करता है, परेशान करता रहता है क्योंकि उसके पास अथॉरिटी है, तो उसको हम कह सकते हैं ही इज द कॉक ऑफ द वॉक। मतलब वो क्या है ना, हमेशा ही परेशान करता है। ठीक है। क्रोकोडाइल टीयर्स तो बहुत कॉमनली, बहुत बार पूछा गया रिपीटेडली। भाई मगरमच्छ के आंसू का मतलब होता है उसके आंसू जो आते हैं वो जेन्युइनली आते हैं, नॉर्मल भी आते हैं, वो रोता नहीं है, वैसे ही निकलते रहते हैं। तो उसके आंसुओं को देख के अगर आप ये समझो कि ये रो रहा है, इसकी मदद करने जाओ तो आप काटे जाओगे, मार देगा वो आपको, क्योंकि उसके आंसू असली नहीं है, वो तो निकलते रहते हैं। अब ये सब लोग तो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। ये क्या नाम है इसका, मिस्टर बीन, ये हमेशा एक्टिंग करता है, तो ये क्या कर रहा है, ये वैसे रो रहा है, तो ये झूठे में रो रहा है, असली नहीं रो रहा है, दिखावटी आंसू होते हैं। ठीक है। एक होता है क्राई ऑफ, ये भी धोखेबाज होता है, क्योंकि क्राई ऑफ का मतलब होता है रोता हुआ भेड़िया। अगर आप ऐसा सोचोगे, झूठ मूठ का शोर मचाना, यानी कि स्पेशली क्राई ऑफ का मतलब जैसे कि भेड़िए रोते हैं तो उनकी आवाज़ ऐसे लगती है जैसे कोई बच्चा रो रहा है ना। जब भेड़िए रात में रोते हैं ना तो उनकी आवाज़ ऐसे लगती है कोई बच्चा रो रहा है, लेकिन असल में एक्चुअली कोई बच्चा नहीं होता वहाँ, वो भेड़िया रो रहा है। अगर उसके पास चले जाओगे तो मारे जाओगे। तो क्राई ऑफ का मतलब होता है झूठ मूठ का शोर शराबा मचाना, या झूठ मूठ का रोना कह सकते हैं, झूठा रोना, क्राई ऑफ। एक होता है डार्क हॉर्स, ये तो शायद, एक तो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था, क्या बोलते हैं उसको, ब्लैक सीप बताया था। एक डार्क हॉर्स, ऐसे करके याद कर लिया करो। अप्रत्याशित रूप से जीत जाने वाला व्यक्ति, एक अप्रत्याशित विजेता जो होता है ना, उसको डार्क हॉर्स बोलते हैं। जैसे मान लो अचानक से 2024 के विधानसभा ये जो चुनाव आएंगे, इसमें अगर संसदीय के जो चुनाव होंगे, इसमें अचानक से कांग्रेस यानी कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाए, तो ये क्या होगा, किसी ने एक्सपेक्ट नहीं करा होगा। अप्रत्याशित, किसी ने भी अनएक्सपेक्टेड जीत जब हो जाती है ना, उसको बोलते हैं वन हु विंस अनएक्सपेक्टेडली। अचानक से जो व्यक्ति जीत जाता है उम्मीद के बियॉन्ड। डायर डॉग्स डेथ, कुत्ते की मौत, मरना, बहुत गंदे तरीके से मरना, गंदे तरीके से मरना। ठीक है ना, हाँ जी। तो ये होता है लज्जाजनक मौत, मरना। ठीक है।
बोलते हैं कि तुम ना कुत्ते की मौत मारे जाओगे किसी दिन, ठीक है। तो कुत्ते की मौत का मतलब होता है बहुत बुरी तरीके से मरना, गंदे तरीके से मरना। एक होता है डॉग डेज, बोलते हैं कि अभी तो कुत्तों के दिन चल रहे हैं, जिस दिन शेर का टाइम आएगा तब देखेंगे। तो एक होता है बदहाली जीवन, गर्मी के दिन स्पेशली कह सकते हैं, लेकिन आप इसको नेगेटिवली ही यूज करेंगे, ऐसे दिन जिसमें हम खुश नहीं होते हैं, जिसमें हम खुश नहीं होते हैं, इसको हम कहते हैं डॉग डेज, ठीक है। डॉग डेज मतलब डॉग डेज, बुरे दिन, बदहाली वाले दिन, स्पेशली गर्मियों में आते हैं ऐसे दिन। डॉग ईट डॉग मतलब एक दूसरे का दुश्मन होना, ठीक है। कड़ी प्रतिस्पर्धा, अब ये लोग ना एक दूसरे के, हालांकि हैं खिलाड़ी ही, लेकिन फिर भी ये एक दूसरे के दुश्मन इस टाइम पे, ये एक दूसरे को हराना चाहते हैं। डॉग ईट डॉग का मतलब होता है रूथलेसली कॉम्पिटिटिव, एक दूसरे के दुश्मन होना, कट्टर विरोधी कह सकते हो, कॉट। डॉग ईट डॉग। डोंकीज ईयर होता है एक बहुत लंबा समय, ठीक है, बहुत समय बाद, काफी समय के बाद जब कोई घटना होती है या कोई भी काम होता है काफी लंबे समय के बाद, उसको हम कहते हैं डोंकीज ईयर, आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, हैपेंड आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। बस ये हो गई आपकी आज की क्लास फिनिश। यहाँ पे 30 to 40 इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको एक क्लास में मिल जाते हैं। अप्रॉक्स 30 मिनट की क्लास या उसके अंडर या उसके आसपास ही रहती है। अगर आप में से कोई कंप्लीट इंग्लिश किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ज्वाइन करना चाहता है तो इंग्लिश का फाउंडेशन बैच आप ज्वाइन कर सकते हैं, लाइव प्लस VOD फॉर ऑल एग्जाम्स, जिसका नाम है बैच नंबर 15। और अगर आप रिकॉर्डेड बैच चाहते हैं तो ओपन स्टडी एप्लीकेशन पे ही सारे बैचेस मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड बैच भी मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली आके गुरुकुल ज्वाइन करना चाहते हैं SSC CGL 2024 के लिए तो आप इन नंबर्स पे कॉल मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल ओपन स्टडी, कॉन्टैक्ट नंबर, ओपन स्टडी एप्लीकेशन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।